नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। बात होगी दिन भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि अगले 1 घंटे में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पे रहेगी सबकी नजरें। आज से देश में ब्रिटिश काल के कानून खत्म हो गए हैं और अब 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए। किस तरह से ये नए कानून आम लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया को और आसान बनाएंगे, ये बताएंगे हम आपको। साथ ही साथ होगी नजरें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। इस समय संसद भवन में चर्चा जारी है। इस चर्चा को करके भी ऊपर क्या अपडेट है, साथ ही साथ विपक्ष के वॉकआउट को लेकर भी आपके सामने लेकर आएंगे। क्या रणनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष की है। इसी के साथ होगी नजरें बंगाल पर भी। बंगाल में जिस तरह से बेरहमी से महिला की पिटाई की गई है, उसको लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने अभिभाषण पर चर्चा के बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा की, कही बात। विपक्ष का सदन से वॉकआउट। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर की तालिबानी इंसाफ पर भाजपा हुई हमलावर। तृणमूल नेता तजीमुल इस्लाम द्वारा महिला की सरेआम बेरहमी से पिटाई पर साधा निशाना। कहा, ममता के राज में अवैध अदालतें करती हैं फैसला। बजट से पहले आम जनता को राहत। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए की कटौती। लगातार तीसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूड और यानिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती। भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और लोकसभा में आज आखिरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले शुक्रवार को नीट मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी और सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये जनादेश संविधान विरोधी लोगों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठाने का है। देश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। यह जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की हर मांग को सुना जाएगा। वो जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता है वो सरकार करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी की जाए। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए
मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। इससे पहले लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत में पूर्व दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीब और वंचितों का कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने संसद में विपक्ष को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जिन बातों को रखा उसको हम आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए रुक करेंगे अपने साथी संवाददाताओं का। हमारे साथ लोकसभा से जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज राज्यसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले रुख आप ही का करते हैं। लोकसभा में देखा गया सदन से विपक्ष ने वॉकआउट करा जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई। हालांकि सत्ता पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि तमाम और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन प्राथमिकता और शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ किया जाए। ऋतु, देखिए, एक रास्ता निकाला गया है लोकसभा में जब हमने देखा है कि एक सहमति बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो। हमने देखा कि अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। बांसुरी स्वराज इस वक्त जो अनुमोदन कर रही हैं, जो प्रस्ताव रखा गया उस पर बोल रही हैं। बीजेपी सांसद है नई दिल्ली से। तो ये एक रास्ता जरूर निकला है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले चर्चा हो, 16 घंटा की चर्चा, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। नीट विषय को लेकर, वो जो परीक्षा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल रुख अपना रहे हैं, वो चाहते हैं कि उस पर भी चर्चा हो, और ये एक सुझाव भी राहुल गांधी की तरफ से आया था। तो हमने देखा कि जब चर्चा शुरू हुई, अनुराग ठाकुर बोल रहे थे, तब कांग्रेस सहित कुछ दलों ने वॉकआउट किया। वो दरअसल अपना एक विरोध जताना चाहते हैं कि नीट परीक्षा पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यही संसदीय लोकतंत्र की खूबी है कि हमने देखा कि एक रास्ता निकला है गतिरोध के बीच। जब हमने शुक्रवार को देखा था कि राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ा हंगामा जारी रहने की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई थी। थोड़ी देर जरूर उस पर सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी बात रखी थी। आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा में सहमति बनी है और चर्चा शुरू हुई है। राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, थोड़ी देर में बोलने वाले हैं लोकसभा में इस पूरे विषय पर। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। जी, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आइए सीधे आप सभी को लिए चलते हैं। सबसे पहले इस समय पार्लियामेंट एनेक्सी, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस समय संबोधन कर रहे हैं। अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी,
अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी कहते थे 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्ब्रेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया था। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडितता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के
पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, ये सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, ई FIR, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजेस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज़्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है, जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज़्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कन्विक्शन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक है। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में
हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज़्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पी का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशरी में 21,000 सबऑर्डिनेट जुडिशरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर्स की कई बैच स्थानीय भाषाओं में तैयार हो गई हैं। 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगभग हर प्रोसिक्यूटर को एक ऐप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिए गए हैं कि पुरानी धारा कौन सी थी, नई धारा कौन सी है। प्रिजन के 51,224 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फॉरेंसिक के 4,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशरी में लगभग 20,000, फॉरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868 मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था। ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था। वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे।
सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे, और ये सब सुझाव मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया है। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं है, हम भी जवाब देंगे। मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है, मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं। मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो बात करनी चाहिए। और मेरा स्पष्ट मत है जो मैं आज बेबाक तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं मैं, भारत के आज़ादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, ये मैं रिकॉर्ड पर कहने के लिए तैयार हूं। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा, संविधान की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे तो देश का भला होगा। और सबसे बड़ा बदलाव है, हमने थोड़े धैर्य के साथ टीथिंग प्रॉब्लम को देश की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ लेकर सिस्टम को सुधारने का मौका देना चाहिए। और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आप इसका समर्थन करिए और जो भी सुझाव जनता के हित में है लेकर आइए, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। पहले के कानून में किसी भी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता था तो 15 दिन के रिमांड की व्यवस्था थी। अभी जो नया कानून है उसमें गिरफ्तारी के 60 दिनों तक कभी भी या तो एक साथ या हिस्सों में बुलाकर रिमांड पे लिया जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा सर? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं। आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा, तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है। वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस को दोनों को इकट्ठा कर पूछताछ करनी है, तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर
1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए। टोटल 15 डेज विदिन 60 डे। वो जानबूझकर उठा रहे हैं, मैं मानता हूं उन्होंने तो पढ़ा होगा कानून। सर ये आज से ये कानून लागू हुआ, लेकिन सबसे पहला जो मामला FIR हुआ अगर दिल्ली में देखे तो स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कर दिया है पुलिस। ये झूठ इसका है। क्या मसला? ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। ये पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया है। आपने तो ये कहा है कि जितने भी लॉज बन रहे हैं शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस में मौजूद हो, पर तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है DMK, उनका ऑपोजिशन और कुछ और पार्टीज का भी नाम हिंदी में क्यों है, जो पूरे देश में एप्लीकेबल? देखिए, मैं अलग बात कहना चाहता हूँ। एक तो पूरा कानून तमिल में उपलब्ध कराया जाएगा। एक बात समझिए, प्रोसीडिंग तमिल में होंगे। अगर नाम के लिए भी आपके मन में कोई विरोध है तो मिलकर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सांसद, मुझे तो कोई ने ना किसी ने मिलने का समय मांगा है ना कोई मिलने आया है। फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि जो कुछ भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये धाराएं जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी, इसको लेकर मुझे मिलिए। कानूनों का बहिष्कार ये रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे रास्ते हैं। उसके बाद ये होम कमेटी में गया, वहाँ पे भी विस्तृत चर्चा हुई, पर विपक्ष में कभी भी जो कुछ नेता हैं, जो वकील हैं, वो कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा। इतनी हड़बड़ी क्या थी इस बिल को लाने की? नहीं, भेजा ही था। गृह विभाग की संसद की कमेटी में भेजा था, जिसमें श्री चिदम्बरम खुद थे और सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले सदस्यों में चिदम्बरम साहब थे। सर, मैं पीयूष हूं। कांग्रेस पार्टी ने पहले चिदम्बरम जी नहीं थे तो उसको रखा स्पेशली। स्पीकर ने अनुमति भी दी कि ठीक है भाई, इनका अनुभव है, लॉयर है, तो असिस्ट करेंगे कमेटी को। सर, मैं पीयूष, क्या फर्क पड़ता है? स्टैंडिंग कमेटी, इसमें भी प्रोरेटा मेंबर है, सभी दलों के सदस्य थे। सर, मैं पीयूष हूँ। आज तक से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये सभी कानून ड्रैकोनियन है, और दूसरा ये कि ये कानून के माध्यम से सरकार जो है हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज आपको एक नोट भी गृह विभाग के माध्यम से अधिकृत नोट दिया जाएगा, जो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको आप कृपया आप सबके अखबार और टीवी चैनल्स के अंदर जनता के लिए रखें। ड्रैकोनियन कानून तो वो थे जिसको हटाया गया है। ये कानून तो भारत की संसद ने और भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने वाले हैं, जिसमें पीड़ितों के अधिकार की रक्षा की गई। आप मुझे बताइए, पहले दिनों तक कस्टडी में रखने के बाद कोई परिजनों को जवाब नहीं देता था, हेबियस कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते थे। हमने प्रावधान करा कि ऊपर एक रजिस्टर रखना पड़ेगा कि मेरी कस्टडी में फला फला व्यक्ति है। इससे पुलिस राज बढ़ेगा या कम होगा। कई सारी कोर्ट में फरियाद आती थी, सच झूठ तो कोर्ट को तय करना होता है, मगर कंप्लेंट्स आती थी कि पुलिस ने ये मेरे घर में रख दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। उस वक्त वीडियोग्राफी करना ये पुलिस राज को बढ़ावा देगा या कम करेगा? 24 घंटे में अपराधी को न्यायाधीश के सामने ले जाना ये पुलिस राज को कम करेगा या बढ़ाएगा? गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलत फहमी करने का प्रयास करें। मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करिए। सर, जो कंप्लेनेंट FIR लॉन्च करेगा, उसका एंड रिजल्ट में उसको जो रिलीफ चाहिए, लंबी लड़ाई होती है, उसमें नीचे जो काम करने वाला सिस्टम का ढांचा तो वही है, तो उसको कैसे उस पर रिलीफ? ऐसा नहीं है, सिस्टम के ढांचे पर कोई समय मर्यादा तय नहीं थी। अब पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सबकी समय मर्यादा तय हुई है और टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं।
आप बेंगलुरु गए हो, आपका गवाही का दिन है, तो बेंगलुरु से आप गवाही दे सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये पूरी प्रक्रिया को अप्लाई होते होते, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सारे होते होते 3 या 4 साल लगेंगे। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और मैं सोच समझ कर कह रहा हूं इसको। इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन जानबूझकर किस तथ्यों के आधार पर विरोध करे या सिर्फ राजनीति के लिए मामला उठाया जा रहा है? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिसको भी मिलना है मैं तैयार हूं, हम मिलेंगे भी और समीक्षा भी करेंगे, और इसमें कृपया राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, और 2 पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होंगे, क्योंकि जो पुराने वाले केसेस रजिस्टर हुए हैं वो पुराने केसेस की तरह चलेंगे और जो नए वाले हैं वो नए की तरह। देखिए, जहां तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, वो हम पर नहीं मर सकते हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए हैं। और मैं स्पष्टता कर दूं, पुराने और नए कानून के लिए गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी, इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी, और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। भैया, मिलने तो दो, वो क्या लेकर आएंगे बताएंगे। तुम यहाँ कहाँ निर्णय करा रहे हो? सर, मैं यतेंद्र न्यूज़ 18 इंडिया से। विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे और राष्ट्रपति तक और सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाएंगे। चलो, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपना अपना अधिकार है। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और हर थाने तक उनको टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, लेकिन अभी भी सब थानों में ये पहुंचा नहीं है, तो कैसे इसमें? देखिए, जहाँ तक थानों का सवाल है, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, पूर्णतया नहीं पहुँचाऊँगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसीलिए इस कानून में हमने प्रोविज़न रखा है कि एक थाना कंप्लीट होता है तो उसको आप नोटिफाइड कर सकते हो, एक कोर्ट कंप्लीट हो जाए तो इसको, फिर पूरी तहसील, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा स्टेट, कई सारे स्टेज में इसकी न्यायिक प्रक्रिया को नोटिफाइड करना है। जहां तक बीएनएस का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, दफाई लगाने का सवाल है, ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। सर, देखिए, मैं मानता हूं कि हम 15 अगस्त के पहले सारे यूटी में इसको कंप्लीट कर देंगे। यूटी में दिल्ली भी आता है, और उसके बाद हर जिला एक एक तैयार होता जाएगा, वो होता है। इम्प्लीमेंटेशन आप पहले समझ लीजिए, बीएनएस और बीएनएसएस, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। जहां तक बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए कोर्ट में काफ़ी सारी तैयारी करनी है, मगर 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम ली है, और वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुके हैं। एक डिस्क्रिपेंसी है कि
अगर कोई पुरुष के साथ दुराचार करता है तो उसका सेक्शन 377A था, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऐसे आ गए हैं जो इस तरह के केस दर्ज हुए हैं। क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव है? संशोधन तो नहीं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। हम सुप्रीम कोर्ट से चर्चा जरूर करेंगे इसमें। ऑलरेडी हो चुकी है, ऑल पार्टी कमेटी में होती ही है। और आपको सबसे पहले बड़ी संशय लगता है, आप मिल जाओ मुझे अकेले में। अनिल जी इधर भी। दीपक रंजन सर, पीटीआई से। सर, एफआईआर दर्ज करना एक महत्वपूर्ण बात होती है, तो थानों में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस कानून के बारे में प्रशिक्षित करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा? भैया आप शायद सुने नहीं, 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारे यहाँ 17,000 के करीब, कितने हैं गोगिया जी थाने? 17,000 थाने हैं, उसमें 6 लाख कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और रिफ्रेशर कोर्स भी हो चुका है। सर, मैं इधर नीलू रंजन, दैनिक जागरण से। सर, आज से लागू हुआ है तो कितने कोर्ट या कितने थाने नोटिफाई हो गए हैं जो इस पे पूरी तरह से काम करने लगेंगे? और फॉरेंसिक का बहुत महत्व है। जनवरी में आपने कहा था कि केवल 75 जिलों में, जो 885 जिले हैं पुलिस के, उसमें फॉरेंसिक मोबाइल बैन है। अब कहाँ तक वो बात पहुंची है, कितने जिलों में पहुंची? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो कहा वो तैयारी में समय लगेगा। तब तक दिल्ली में एक हमने मॉडल लिया है जिसमें फॉरेंसिक अधिकारियों को किट के साथ तैयार करा है। ज़्यादातर मामलों में फॉरेंसिक वैन की जरूरत नहीं, किट से भी हम सैंपल ले सकते हैं और इसकी एक संपूर्ण योजना बनाकर इसका पूरा ट्रेनिंग हो चुका है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसने इसका पूरा सिलेबस भी बनाया है और पुलिस, कोर्ट और वकील तीनों का ट्रेनिंग भी किया है। सर, क्योंकि आज से ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं देश के अंदर, आपने कई फीचर्स और कई धाराएं बताई हैं जो कई लोगों को सहूलियत भी देंगे। गृह मंत्रालय का क्या एस्टिमेट है कि अपराध इससे कितना कम हो जाएगा देश के अंदर आने वाले कुछ समय में? देखिए, इमीडिएट मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इससे दोष सिद्धि का प्रमाण जब बढ़ेगा, 90% तक लोगों को सजा कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा। इसके अंदर कई धाराओं में बार बार अपराध करने वालों के लिए ज्यादा सजा का भी हमने प्रावधान किया है। बार बार जो सजा करते हैं, आदतन अपराधी है, उनके लिए भी एक प्रोविजन किया है। तो लिखित की भी कैसे सैंटिटी होगी? हैं? अरे, लिखित बयान जो होता है वो लिखित बयान भी चार्जशीट के साथ जोड़ना होता है और डेटा को स्टोर करने की लीक प्रूफ सिस्टम की है। रिकॉर्डिंग करने वाले और सिस्टम में अपलोड करने वाले दोनों की जवाबदेही भी इसमें निश्चित की गई है। उनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया था कि वो आके अपनी बात रख सकते हैं, यही ना? नहीं, वो संपर्क करते तो तुरंत हम तो परमिशन देंगे उनको। अच्छा। कितने लोगों ने ऑप्शन अपनाया? वो एक ने भी नहीं अपनाया। पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है सर? क्योंकि एफआईआर के बाद ही तो सारी सवाल नहीं है, ई एफआईआर हो सकती है। आप आपके मोबाइल से एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जाने की जरूरत ही नहीं है और वो ऑटोमेटिक सर्वर पर आ जाएगी। पुलिस को लेना ही लेना है, सर्वर हैंग नहीं कर सकता कोई। सर, सबसे ज्यादा सजेशन होम कमेटी में मिस्टर एलंगो का था ना, कि उनके दोनों के, एलंगो के भी थी, चिदम्बरम साहब के भी थे। परसेंटेज मुझे मालूम नहीं है, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मगर लगभग 95% से ज्यादा सजेशन मान लिए गए थे। इसको करने की इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार का पॉलिसी है टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कई सारे टेरर के इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसका षड्यंत्र देश के बाहर होता है। अगर इसके अनुकूल व्याख्याएं नहीं होती है तो कई जगह पे
अपराधियों को इसका फायदा मिलता है वो छूट जाते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरती रहे। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, हमारे यहाँ बम धमाके हुए थे, 58 लोग मारे गए थे। वो बम धमाके में सारा षड्यंत्र बाहर हो गया। सारे के सारे लोग सूरत में सिमी के एक्टिविस्ट थे, इन पर केस दर्ज किया गया और वो छूट गए थे, क्योंकि टेरर की कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं थी। मैं मानता हूं कि इस देश को टेरर फ्री कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जो टेररिज्म में लिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर ये आज से कानून लागू हो गया है, लेकिन कई बातें आती है कि हम सरिया कानून को मानते हैं। लोगों की पिटाई जिस तरह से बंगाल में पुराने हुआ है, तो ये नया कानून उस पर लागू होगा या पुराना ही कानून से बंगाल वाला घटना की जांच होगी? सर मैंने स्पष्ट कर दिया, कल मध्यरात्रि से मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्यरात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों पुराने कानून से होगी। जब भी नया कानून आता है एक क्षण तो तय करना पड़ता है कि यहाँ से नया होगा, यहाँ से पुराना होगा, और वो क्षण हमने सभी से चर्चा कर तय किया है। चलिए, आज मैं पॉलिटिकल जवाब देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, केवल आपसे अपील करने के लिए हूँ। एक अच्छी स्पिरिट के साथ एक कानून लाए गए हैं, एक कानून की अच्छाइयों को आप जनता के साथ पहुँचाइए और आपके पास भी कोई तकलीफ आती है तो निसंकोच आप मुझे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर भ्रम है तो मैं निरसन करूंगा, अगर सुधार की जरूरत है इस पर खुले विचार से सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अंदर मिलो भ्रम के लिए। तो देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इन्हीं कानूनों को लेकर विस्तार से इनके प्रावधानों पर बात कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिस पर उन्होंने कई मसलों पर एक तरह से उन्होंने चर्चा की। जहां एक तरफ तीनों कानूनों में जो सख्त प्रावधान किए गए हैं उसकी भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों ही कानून दंड और न्याय प्रक्रिया को और आसान बनाने, यानी कि दंड अपराधियों के खिलाफ सख्त हो और न्याय प्रक्रिया आम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो और उन्हें न अपने गवाह को लेकर उतना चिंतित होना पड़े, और साथ ही साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया है गवाहों की सुरक्षा से लेकर साक्ष्यों की भी सुरक्षा को लेकर। तो इस पर विस्तार से उन्होंने बात किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जिस तरह से भ्रम पैदा कर रहा है, तो ये तीनों ही कानून एक अच्छी नीयत से लाए हुए कानून हैं। 140 करोड़ नागरिकों के न्याय और आत्मसम्मान को बचाने के ये कानून हैं, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं कानूनों पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। शाश्वत कुमार, IPS, AIGP, एस्टैब्लिशमेंट, PHQ त्रिपुरा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाश्वत जी यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर हम 5 बड़े, एक तरह से आपसे पूछें कि 5 बड़े मुद्दों का हल कर रहे हैं ये 3 कानून जो जनता से जुड़े हुए हैं न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने में। जी, आपको नमस्कार और बधाई भी कि आज के दिन ये तीनों नए कानून लागू हुए हैं। अगर हम शुरू करें फर्स्ट स्टेप से, तो वो होता है FIR रजिस्ट्रेशन। तो FIR रजिस्ट्रेशन में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि जीरो FIR की जो प्रक्रिया है कि कोई कहीं से भी बैठे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कैसे भी अपना ये केस रजिस्टर करा सकता है। दूसरा चीज, अगर हम देखें कि जो मानसिकता थी, कॉलोनियल मानसिकता थी, वो छूट रही है, क्योंकि भारतीय कानून, जैसे पुराने कानून में इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबिलिटी होता था उन कागजों का जो इंग्लैंड से ओरिजिनेट होते थे, तो और विक्टोरियन मॉरल्स पे बहुत ज्यादा आप देखिएगा जैसे था, तो उसके ऊपर एम्फेसिस था, तो उन सब चीजों को छोड़ा गया है। तीसरा आप देखिएगा जो टेक्नोलॉजी पे जोर है, आप बोल रहे कैसे कॉमन लोगों को बेनिफिट करेगा, तो साइबर क्राइम से आजकल हम सभी जूझ रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस को ले रहे हैं हम लोग और प्राइमरी एविडेंस का एम्बिट बढ़ा रहे हैं, कि अगर कहीं पे कोई चीज रिकॉर्ड होता है, और जैसे ई साक्ष्य ऐप एक है जो कि MHA ने लाया है, उसके तहत अगर एविडेंस को रिकॉर्ड करके उसी टाइम अगर वो क्लाउड पे चला जाता है तो उसको प्राइमरी एविडेंस मांगेंगे, जिसके साथ कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको जुटलाना भी डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। चौथा आप देखिए, अगर तो जब केस रजिस्टर होता है उसके 90 दिन के अंदर
एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो कंप्लेनेंट है उसको मिलेगी, तो उसे भी पता रहेगा उसके कंप्लेंट पे क्या एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जिसको पकड़ के लाया गया है जेल में है, तो जी जिस तरह से शाश्वत जी बता रहे हैं कि नए कानूनों से किस तरह से लोगों को न्याय प्रक्रिया के तहत न्याय मिलने में आसानी होगी, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के तहत किस तरह से साक्ष्य जुटाने से लेकर अदालत तक पहुंचने के उस पूरे सफर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे कि जो साक्ष्य होगा उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। शाश्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शाश्वत जी, हम इसी तरह से बात कर रहे थे, एफआईआर को लेकर जो बात की जा रही है कि अब एफआईआर कहीं से भी कोई कर सकता है, तो अभी तक किस तरह की अड़चनें आती थी जो अब दूर हो जाएंगी, यानी कि आम जनता को अब एफआईआर करने में वो उन दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा? देखिए सबसे एक इसका अगर एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे तो साइबर ऑफेंस होता है जिसमें जुरिस्डिक्शन का इशू होता है, क्योंकि जो ऑफेंस होता है वो किसी और जुरिस्डिक्शन से होता है, जिसके अगेंस्ट होता है वो कोई और स्टेट में बैठा होता है, पता भी नहीं होता है कि कहाँ से ऑफेंस ओरिजिनेट कर रहा है। अब जब आप ये कंप्लेन लेके जाते हैं थाना में, तो ऑब्वियसली पुराने कानून के तहत जहां पे ये क्राइम हुआ है वहां पे केस रजिस्टर होगा, तो एक एम्बिग्विटी देता था जिसके चलते ऐसे केस रजिस्टर होने में मुश्किल आती। दूसरा हो गया कहीं और पे आपको पता नहीं चला, उसके बाद जब वो ट्रेन में हुआ क्राइम या कहीं आप जर्नी में है वहां पे हुआ और फिर आप अपने जगह पे पहुंचे और तब आपको मालूम हुआ कि आपके सामान की चोरी हो गई है, तो फिर उसके बाद आप उस थाने में कराते हैं या आप अपने गंतव्य पहुंच के कराते हैं, ये हमेशा एक डाउट रहता था। और वहां जाके भी क्योंकि जुरिस्डिक्शन का इशू होता था तो पुलिस भी लेने में हिचकती थी केस, क्योंकि कानून आपको अलाउ करता है अपनी जुरिस्डिक्शन के ही क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये जो कानून लाए गए हैं ये आपके इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा रहा है। इसमें प्राथमिकता नागरिक को दी गई है कि आपके साथ कहीं पे भी अगर कोई ये हुआ है, क्राइम हुआ है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्राइम रजिस्टर करा सकते। शाश्वत जी, साक्ष्य के एक तरह से उसको संभाल के रखने से लेकर साक्ष्य पहली सूरत में यानी कि प्राइमा फेसाई या फिर प्राइमरी जो एक तरह से एविडेंस के तौर पे होगा और कोर्ट तक पहुंचने तक के उस सफर में, उन तमाम चरणों में वो साक्ष्य सुरक्षित रहे, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया है इस पूरे कानून में? जैसा कि मैं पहले बता भी रहा था आपको कि जैसे ई साक्ष्य ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है, तो इसमें क्या होगा कि आप सीन ऑफ क्राइम पे जब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है और वहां पे वो एविडेंस कलेक्शन के लिए जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है वो करेगा, और ये जो पूरा ऑडियो वीडियो जो क्लिप होगा ये ऑटोमेटिकली क्लाउड में अपलोड हो जाएगा। क्लाउड मतलब जो सर्वर होते हैं उसमें चला जाएगा, वहां से अब रिट्रीव करके, क्योंकि ये सरकारी उसमें रहेगा, तो वहां से जब इसको रिट्रीव करके आप कोर्ट में दिखाते हैं तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब दूसरा चीज आता है इसमें कि प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा कि सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि इसको साइमल्टेनियसली अपलोड किया जा रहा है, तो इसीलिए प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और इसमें सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। और इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अगर देखें तो एविडेंस में हायर वैल्यू दी जाएगी। तो इस तौर पे अगर आप देखें तो क्योंकि साइबर क्राइम हो या फिर एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका हो, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और ये जो नए लॉज है स्पेशली भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको कलेक्शन के तरीके को भी डिजिटल बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो उन साक्ष्यों के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। शाश्वत जी, पुलिस अधिकारी आप हैं और इस विभाग में जिस तरह से एक लंबे समय तक कई कानूनों के बदलाव की बात की जाती थी, गृह मंत्री ने कहा कि ये 3 नए कानून भारत की आत्मा है। संविधान में जिस तरह से नागरिकों की सुरक्षा के प्रावधान किए हैं उनके तहत ये नए कानून बनाए गए हैं। क्या मानते हैं आप, 1860 के आईपीसी के तहत जो कानून थे, अब 2024 में 1 जुलाई से जब ये नए कानून आएंगे तो किस तरह से एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं? उस सोच में बड़ा बदलाव क्या है? जी, सोच में भी है, तरीके में भी है और ओरिजिन में भी है। ओरिजिन है क्योंकि ये कानून हमारे हैं, भारतीय कानून। तरीके में है वो तो बहुत तरीके में आपको बताया ही अभी कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, इनफैक्ट विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो, ये सारी चीज भी आपके अब डिजिटल माध्यम से होंगे, तो जिससे नॉर्मल सिटीजन नागरिक को आसानी होगी। और अगर आप तीसरा देखेंगे कि इसमें जुर्म नहीं, इसमें न्याय के ऊपर फोकस भी दिया गया है। आपका कम्युनिटी सर्विस का भी एक कॉन्सेप्ट आया है इसमें, जिसके तहत अगर जज को लगता है तो फिर कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं उनके लिए वो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकता है।
तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजों को अलग अलग करके आप देखें तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि हाँ ये चेंज है, ये बदलाव है। पूरी तौर से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बेसिक लेवल पे आप देखिएगा तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे हमारी पूरी न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव है। जी, पुलिस विभाग को एक विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है शाश्वत जी, और उस ट्रेनिंग के तहत आपको क्या लगता है नए कानूनों की ट्रेनिंग के साथ साथ किस तरह की एक तरह से एक बड़े बदलाव की जरूरत पुलिस विभाग में भी दिखाई देती है उनकी कार्यशैली में? जी, ट्रेनिंग तो दी जा रही है और ट्रेनिंग बस ये 3 एक्ट्स पे नहीं है, एटीट्यूडनल चेंज पे भी कि हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है, सिटीजन सेंट्रिक रहना है। जहां तक कि जो कॉमन आदमी है जो कंप्लेन करने आ रहा है उसकी जितनी मदद हो पाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पाए, हमारे माइंडसेट के थ्रू हो पाए, वो करना है और इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहे। फॉरेंसिक एविडेंस के भी दायरे को बढ़ाया गया है और इसको लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है उसमें भी गृह मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे एक तरह से जघन्य अपराधों में भी फॉरेंसिक एक एविडेंस जो है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। जी, फॉरेंसिक एविडेंस तो हम लोग पहले भी इकट्ठा करते थे। एक फॉरेंसिक की टीम होती थी जो कि पुलिस को असिस्ट करती थी एविडेंस कलेक्ट करने में, बट अभी एक सेंट्रल रोल भी फॉरेंसिक टीम को दिया जा रहा है कि आपको सर्टेन क्राइम्स में जाना ही है सीन ऑफ क्राइम और एविडेंस कलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो साक्ष्य इस तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं इनको कोर्ट में झुठलाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये एक्सपर्ट्स होंगे जो कलेक्ट करेंगे। तो हमारा केस मजबूत होगा, केस मजबूत होगा तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो क्राइम्स के लिए भी क्रिमिनल्स के लिए भी डिटरेंट रहेगा और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जी, मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या के तौर पर रहा और जिसे लेकर यह माना गया कि 1860 के कानून में उस तरह के बड़े प्रावधान नहीं दिखाई देते हैं, तो मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी तय की गई नए कानून में। साथ ही साथ सजा का जो प्रावधान है उसे भी और ज्यादा सख्त किया गया है। किस तरह से आप देखते हैं और खासकर इस पूरी मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर क्या आपको लगता है कि जो पिछला कानून था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं थे जो इस नए कानून में दिखते हैं? जी, एक्चुअली ये जो पूरा हमारा ये 3 लॉ है जिसमें अब भारतीय ये जो न्याय संहिता है इसमें इस मॉब लिंचिंग के कानून को स्पेसिफिकली लाया गया है और हमने देखा कि पिछले दशक में 2010 से 2020 या अभी तक का भी अब देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमें देखना होता था कि कौन सी धारा लगाए और एविडेंस कलेक्शन का क्या रहेगा उस केसेस में, मॉब लिंचिंग को कैसे एस्टैब्लिश करोगे कोर्ट में। तो दोनों तौर पे देखिए अब तो एक स्पेसिफिक ऑफेंस आ गया है हमारे पास। और दूसरा चीज आप देखिएगा कि क्योंकि जो सामाजिक परिवेश में जो क्राइम्स आ रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए लॉ में जो लैकुना था उसको बंद किया गया है, ब्रिज किया गया है। और जो एविडेंस कलेक्शन के पार्ट पे है तो क्योंकि अब आपके वीडियो एविडेंस और ये सब को प्राथमिकता मिलेगी तो सपोज अगर कहीं क्राइम हो रहा है और उसको सपोज मान लीजिए जो वहां पे कांस्टेबल भी तैनात है अगर वो या पुलिस वाला है वो ई साक्ष्य ऐप से उसको ये करता है, वीडियोग्राफी करता है और उसको अपलोड करता है, तो उसके बाद कोर्ट में जाके जब ये दिखेगा कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे तो इनको बचाया नहीं जा सकेगा। तो डिटरेंट वैल्यू तो है ही और आज के सामाजिक परिवेश में इसकी बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी हमसे विस्तार से इन 3 कानूनों के तमाम अन्य प्रावधानों के बारे में बात करने के लिए। और जिस तरह से आपने भी कहा कि 1860 के जो कानून थे इंडियन पीनल कोड को आज से एक तरह से देश में बदला गया और 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत। और इसमें संविधान की मूल भावना भारत की मूल भावना है क्योंकि 1860 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो देश में शासन करने के लिए बनाया था। आज जो नए कानून हैं वो देश की जनता को न्याय दिलाने के कानून हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। 3 नए आपराधिक कानूनों पर पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ऐसी सी चीज़ें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 FIR है अगर वो आपके एरिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहाँ उसको तफ्तीश होनी है। कई ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी।
एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से नए आपराधिक कानून एक बड़े बदलाव का एक तरह से संकेत दे रहे हैं, क्योंकि नए आपराधिक कानून जो हैं वो पीड़ितों को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये नए आपराधिक कानून पीड़ितों को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। सरल न्याय प्रक्रिया हो, आसान हो, लोगों के लिए न्याय पाना जल्दी आसान हो। अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका कार्यक्षेत्र कुछ भी हो। तो ये तमाम वो एक तरह से नए प्रावधान हैं जो नए कानून में किए गए हैं, जिससे लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। सरल न्याय प्राप्ति की दिशा में कुछ बड़े कदम हैं। साक्ष्य एकत्रित करने और उसको कोर्ट तक पहुंचने में तकनीक का बेहतर प्रयोग किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव तक में तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कि डिजिटली एक तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ किस तरह से साक्ष्यों को भी बचा के रखा जाएगा, इस पर सबसे ज्यादा जोर है। वहीं एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये सब एक सख्त कानून के तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे लोगों को न्याय जल्दी मिल सके। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है। जांच को पूरा करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। वहीं महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर भी दंड को सख्त किया गया है। न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट अब सौंपनी होगी। ये तय कर दिया गया है, एक समय सीमा दे दी गई है। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा और 30 दिनों की इस अवधि को सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ितों को किसी के दबाव में अब केस वापस नहीं लेना पड़ेगा, इसका भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, या यूं कहें कि पीड़ित और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अब पीड़ित के पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही केस वापस होगा। नए कानूनों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। कोई भी गवाह कहीं से भी ऑनलाइन गवाही दे सकता है, उसको थाने जाने की जरूरत नहीं है। गवाहों के संरक्षण के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये कई ऐसे बड़े बदलाव है नए कानूनों के साथ, जो दंड के साथ साथ न्याय प्रक्रिया को आसान करने जा रहे हैं। एक तरफ दंड को सख्त करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए न्याय पाना अब आसान होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा है कि 3 नए कानूनों को लेकर विपक्ष से चर्चा की गई थी। अब इन कानूनों के लागू होने पर विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई निर्मम पिटाई की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है। हमारे संवाददाता निशांत राय ने सांसद बृजलाल से बात की। साथ बृजलाल जी हैं, राज्यसभा सांसद बृजलाल जी। आज भारतीय न्याय संहिता लागू की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसको अपोज कर रहा है। विपक्ष हमेशा अपोज करता रहेगा। आप कितना सुधार ले आओ, लेकिन इनको कमी दिखाई पड़ेगी। तो इस पर 4 साल तो गृह मंत्रालय ने काम कराया, सभी एमपी, सभी एमएलए, ऑल हाई कोर्ट जजेस, बिल पेश हुआ हमारी कमेटी में। 3 महीना थारो डिस्कशन हुआ है, एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उनका भी विचार हुआ, और अपोजिशन के माननीय चिदम्बरम जी मेंबर हैं, अधीर रंजन चौधरी जी मेंबर थे, दिग्विजय सिंह जी मेंबर हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, दयानिधि मारन जी हैं, एनआर इलांगो जी हैं। सभी लोगों ने डिस्कशन किया और करके इसके बाद कानून ये पार्लियामेंट में आया। पश्चिम बंगाल में एक महिला को सड़क पे पीटा जाता है और टीएमसी के एक नेता कहते हैं कि हम शरिया लॉ लाएंगे। यही तो दुर्भाग्य है। मैं बंगाल में उनके अत्याचारों पर मैं 5वीं बार गया था जांच समिति में, 16 जून से और 19 जून तक। बंगाल का बुरा हाल है। ममता दीदी महिला हैं, और आज जो वहाँ महिलाओं की हालत है, आदिवासियों की हालत है, उनका जीना मुश्किल हो गया है। और आज वो शरिया कानून जो हम तालिबान के शासन में देखते थे होता था, वो बंगाल में हो रहा है।
इससे शर्मनाक, इससे खतरनाक ये कुछ हो नहीं सकता। और ममता दीदी तो केवल वोट चाहिए, चाहे देश का बंटवारा हो जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा। और ये वहाँ की बंगाल की जनता सड़कों पर निकलेगी। देश संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं, तालिबानी शासन से नहीं, जो बंगाल में हो रहा है। ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जिनका कहना है कि देश कानून से चलता है, शरिया से नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में महिला की बेरहमी से सरेआम पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा इस मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता तेजमुल उर्फ JCB को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामपुर थाने लाया गया है। सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में आरोपी JCB एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा था। आरोपी चोपड़ा से TMC विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे ही कुछ हालिया घटनाओं की बात करें तो पिछले साल जनवरी के महीने में जलपाईगुड़ी के बालापार में 10वीं कक्षा की एक छात्रा का 5 युवकों ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। पीड़िता के पिता ने 5 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पिछले साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में दलित लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं अन्य मामलों में पिछले साल ही अगस्त में सिलीगुड़ी में स्कूल से लौट रही एक 17 वर्षीय लड़की को 22 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए पीट कर मार डाला। आरोपी मोहम्मद अब्बास को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में एक नदी के किनारे बोरे में बंद नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 11 साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया। इस साल फरवरी में पश्चिम बंगाल के मालदा में दुष्कर्म और हत्या हुई, जिसमें कक्षा 9 की एक छात्रा की लाश मिली थी। आदिवासी समुदाय की इस लड़की के घर वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। वहीं अन्य मामले में इसी साल मई में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया। इस हमले में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके अलावा अगर पिछले महीने यानी जून की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक महिला के कपड़े उतारकर पिटाई करने के आरोप पर ममता बनर्जी की सरकार घिरती दिखी। खासतौर पर इसे लेकर राज्य की सियासत में बड़ा हंगामा मचा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी निंदा करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उधर पीड़ित महिला का कहना है कि उन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। पश्चिम बंगाल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा है कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो उस क्रूरता की याद दिलाता है जो केवल तर्कों में मौजूद है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं, चाहे संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य स्थान।
दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने पश्चिम बंगाल में सरेआम महिला को निर्ममता से पीटने वाले मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है। के अंतर्गत चोपड़ा में इस तरीके की घटना घटी है ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पब्लिक का भरोसा उठ गया है। जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पुलिस के ऊपर भरोसा उठ जाता है तभी इसी तरीके की घटना घटती है। और इसमें जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है हमीदुर रहमान, उनके जो घनिष्ठ लोग हैं उनका पूरी तरीके से इसमें रोल है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ममता की मौन स्वीकृति है। टीएमसी सरकार से बंगाल की जनता त्रस्त है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो है उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और